मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद और विभागीय पद्धति के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप सबको विदित ही है कि शुक्र का जो ग्रंथ शुक्र नीतिसार है उसमें उन्होंने राज्य का जो मंत्रिपरिषद है और उन मंत्रियों की जो विभागीय व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है और ये विषय बिंदु महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें हम इसको देखते हैं कि शुक्र के अनुसार राजकार्य एक महान कार्य है और राजा को इसे पूर्ण करने में सहायकों की मदद लेनी चाहिए। या मैं आपको बताऊं, जैसे एक घर है, एक परिवार है, उस परिवार के मुखिया को परिवार का संपूर्ण प्रकार से संचालन करना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी परिवार में भी कई बार असफल हो जाता है। तो राजा का कार्य तो बड़ा होता है। एक राज्य में तो अनेकों परिवार होते हैं और उनके बीच में हर प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से एक राजा को उसमें उपयुक्त लोगों की मदद लेनी चाहिए, जिनको यहाँ पर सहायक कहा गया है। वो राजा की सहायता करते हैं। सिद्धार्थ जी, उन्होंने राजा के ऐसे सहायकों को मंत्री कहा है। शुक्र ने मंत्रियों की संख्या 10 बताई है, जो विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्वों को वहन करते हैं और जिनका वरीयता क्रम इस प्रकार से है। तो जैसे हम ये कहें कि भाई राज्य एक इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है कि एक राज्य का मंत्रिमंडल बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मंत्रिपरिषद, जिससे वो राज्य पर भार स्वरूप हो जाए, और एक इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे राज्य के कार्य पूरे होने में, संपूर्ण होने में दिक्कत आए, लंबित पड़े रहें। तो संतुलित मंत्रिपरिषद, और इस मंत्रिपरिषद की संख्या शुक्र ने 10 बताई है और वो एक क्रम में है, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस इस प्रकार से है, जो सबसे प्रमुख हैं वो ऊपर हैं और सबसे जो उसी क्रम में जो महत्व के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, तो इस प्रकार से। तो हम सबसे मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे बड़ा पद है पुरोहित का। पुरोहित क्या काम करता है? विभागीय दृष्टि से वो कौन से मामले देखता है? यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों का मंत्री। जो पुरोहित है वो उस जमाने में यज्ञ हवन करवाना और इस प्रकार के और भी धार्मिक कार्यों पर बड़ा बल दिया जाता था, और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, और जो उसको उन मूल्यों को तोड़ते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, और वो नैतिक मूल्य समाज में में अनुशासन रखने में जो समय अनुशासन जो पैदा किया जाता है, तो उस हिसाब से, उस प्रकार से ये नैतिक मूल्यों की स्थापना का और उनको बनाए रखने का कार्य पुरोहित देखता था। तो ये मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण पद पुरोहित का। पुरोहित के बाद प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि राजा को सभी कार्यों में सहायता देता है और राजा की अनुपस्थिति में शासन कार्य करता है। इस पद पर प्राय युवराज को नियुक्त किया जाता था। प्रतिनिधि है वो मंत्रिपरिषद में दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण पद है और ये राजा को उसके सभी कार्यों में मदद करता है, सहायता करता है। और यदि राजा किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में ये प्रतिनिधि ही कार्य करता है और इस पद पर प्राय युवराज को ही नियुक्त किया जाता था। तीसरा, प्रधान। प्रधान को शुक्र ने सर्वदर्शी कहा है, अर्थात वह मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों पर दृष्टि रखता है और अपने कार्यों में उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। तो प्रधान क्या है कि ये जो मंत्रिपरिषद के जो 10 मंत्री हैं उनमें समन्वय, सर्वदर्शी कि ये सब कुछ देखता है, सबको देखता है, तो इनमें इनके कार्यों पर दृष्टि रखता है और उनमें समन्वय, उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करता है। तो ये प्रधान तीसरे नंबर का मंत्रिपरिषद में है। चौथा है सचिव। सचिव युद्ध मंत्री होता था और सेना के संबंध में समस्त ज्ञान रखता था। सचिव है उसको युद्ध मंत्री, और सेना से संबंधित जितना भी ज्ञान है, सेना को लेकर जितने भी प्रकार का, जैसे कितनी प्रकार की सेना किस अनुपात में रखना है, कहाँ पर स्थापित करना है, तो वो सारे काम एक सचिव नाम के मंत्री के जिम्मे थे। ये उन सारी, और किससे युद्ध करना है, नहीं करना है, और युद्ध में किस प्रकार से रणनीति को अपनाना है, वो सारा कार्य सचिव नाम का ये मंत्री देखता था। 5वां, मंत्री। इसका प्रमुख कार्य विदेश नीति का संचालन है, वह परराष्ट्र मंत्री होता है। तो एक ये मंत्री भी, इसमें हम मंत्री परिषद का ही उल्लेख कर रहे हैं, पर उसमें भी एक मंत्री पद अलग से है। तो ये जो है वो विदेश मंत्री के तुल्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र संबंधी मामलात को देखता है, तो इसको हम विदेश मंत्री कह सकते हैं। छठा है प्राड विभाग। इसकी देखरेख में न्याय विभाग कार्य करता है, वह न्याय मंत्री और प्रमुख न्यायाधीश भी होता है। तो प्राड विभाग नाम का जो मंत्री है उसकी देखरेख में न्याय विभाग, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो पूरा कार्य करता है। वह न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश का कार्य भी ये प्राड विभाग ही करता था। वह न्याय मंत्री भी है और प्रमुख न्यायाधीश भी है। तो इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण पद है। 7वां है पंडित। विधि मंत्री होता है, समय समय पर सलाह देता है कि कौन सी पुरानी विधियों में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये पंडित मंत्री हैं जो पुरानी विधि कानून हो जाते हैं और जो अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं, उनकी जगह नई विधियों को लाना, पुरानी विधियों में संशोधन करना की आवश्यकता हो तो वो करना। तो ये सारा काम पंडित के जिम्मे है। सुमंत्र, ये वित्त मंत्री होता है, कोष का अध्यक्ष होता है और राज्य के वार्षिक आय व्यय बजट को तैयार करता है। तो ये सुमंत्र है, वो वित्त मंत्री का कार्य देखता है, एक प्रकार से वित्त मंत्री होता है। और जो भी कोष है राज्य का, उसका अध्यक्ष भी होता है, ट्रेजरी है। और राज्य के वार्षिक आय व्यय, जिसको बजट कहा जाता है, को तैयार करता है कि किस किस टैक्सेस के द्वारा इनकम को प्राप्त करना है, और जो आय है उसमें से किस प्रकार से, किन प्राथमिकताओं पर उस आय बजट को खर्च करना है, व्यय करना है। तो ये सारा सब वो हिसाब रखता है।
इसको आय व्यय में संतुलन को ध्यान में रखते हुए वो बजट तैयार करता है। तो इस प्रकार से सुमत्र का काम वित्त मंत्री का है। 9वां है अमात्य। ये माल मंत्री है और कृषि, भूमि, खानों आदि से होने वाली आय का विवरण रखता है। कृषि भूमि, प्रतिभूमि, जंगल आदि भूमियों का विवरण रखता है। तो ये जो अमात्य है ये माल मंत्री है और इसके विभाग में कृषि, खान आदि से होने वाले आय, इनकम है उसका ये विवरण रखता है पूरा। और कृषि भूमि, प्रतिभूमि और जंगल आदि भूमियों का अलग अलग प्रकार से विवरण रखता है कि कहाँ कहाँ कृषि की जाती है, खेती की जाती है और कौन सी परत भूमि है, और जंगल कितने क्षेत्रफल कहाँ कहाँ किस प्रकार से है, वो सारा सब ये अमात्य विवरण रखता है, लेखा जोखा रखता है। और 10वां है दूत। इसे भ्रमणशील राजदूत कह सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य अपने राजा व अन्य राजाओं के बीच संवाद स्थापित करना है। ये जैसे राजदूत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध करना चाहिए या दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, संबंध स्थापित करना या तोड़ना, ये दोनों ही कार्यों में राजदूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो राज्य की ओर से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता था और जो दूसरे राज्य हैं और उनके राजा हैं उनके बीच में अपने राजा के संवाद स्थापित करने का कार्य करता था। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है, दूत है। उसका भ्रमणशील राजदूत कह सकते हैं कि एक जगह नहीं, वो निरंतर दूसरों के संपर्क में, दूसरे राज्य उनकी गतिविधियों पर वो ध्यान रखना और अपने राज्य के अनुकूल प्रतिकूल जो भी स्थितियां बनती बिगड़ती हैं उनसे राजा को अवगत करवाना और दूसरे राजा से अपने राजा के साथ संवाद स्थापित करवाना इसका मुख्य काम था। तो ये इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अब आगे हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च स्थान पुरोहित का है और अंतिम स्थान दूत का है और इसी वरीयता क्रम के अनुसार इनके वेतन में अंतर है। शुक्र के अनुसार जो वेतन दूत का होगा उससे 10% अधिक वेतन अमात्य को प्राप्त होगा। नीचे से लिया है, जैसे दूत सबसे नीचे वाला मंत्री है तो उससे 10% अधिक अमात्य को मिलेगा और इसी क्रम में प्रतिनिधि जो ऊपर से दूसरे नंबर का मंत्री है को जो वेतन मिलता है उससे 10% पुरोहित को ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से आज आप सबके सहयोग से ये शुक्र और शुक्र नीति में जो मंत्रिपरिषद और विभागीय पद्धति का जो वर्णन है, उसमें जो व्यवस्था दी गई है, उल्लेख किया गया है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। आपने ध्यानपूर्वक सुना है, समझने की कोशिश की है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद।